नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किनकी भाषा में मिलता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किनकी भाषा में मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्धों के। तो उलटवासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों के भाषा में मिलता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी। तो गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्धों ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका शुद्ध श्रृंगारी। तो आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। तो रास परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका भरतेश्वर बाहुबली रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा की प्रथम रचना मानी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंच पांडव चरितरास। तो पंच पांडव चरितरास को हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ माना जाता है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका खंड काव्य। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये खंड काव्य के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमति गुणी कृति के रचनाकार का नाम क्या है। तो सुमति गुणी कृति के रचनाकार का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका नेमिनाथ रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार का नाम क्या है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक का नाम क्या है, या इसके रचनाकार का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयानक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासों की प्रतिलिपि के संपादक का नाम क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासों की प्रतिलिपि के संपादक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका माता प्रसाद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद माना जाता है। तो छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद माना जाता है, उनका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंदवरदाई। तो चंदवरदाई का सबसे प्रिय छंद माना जाता है छप्पय छंद, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति ने किन भाषाओं में रचनाएं की है। तो विद्यापति ने किन भाषाओं में रचनाएं की हैं,
तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3 भाषाओं में रचनाएं की हैं, मैथिली, संस्कृत और अवहट। तो मैथिली, संस्कृत और अवहट भाषाओं में विद्यापति ने रचनाएं लिखी हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को संधिकाल चारणकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को संधिकाल चारणकाल नाम किसने दिया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इन्होंने जो है आदिकाल को संधिकाल चारणकाल नाम दिया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरगाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत किसने नहीं माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो वीरगाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत किसने नहीं माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को किसने संकलित किया है? तो प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को किसने संकलित किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्याधर ने। पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता का नाम क्या है? तो पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुनि जिन विजय। तो मुनि जिन विजय जो हैं ये पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? तो विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तेन। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर सुमन राजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिस्र बंधुओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि मिस्र बंधुओं के अंतर्गत कौन आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और फिर गणेश बिहारी मिश्र। तो सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये 3 जो हैं ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या कृष्ण बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो मूलतः 1929 में नागरी प्रचारिणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के रूप में पहली बार छपा था। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था नागरी प्रचारिणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के रूप में पहली बार इसको छापा गया था। तो यहाँ से जो है 2 से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भक्तिकाल जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
में भक्तिकाल तक का ही वर्णन है, अतः यह अधूरा है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को 16 खंडों में प्रकाशित किया गया। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 16 खंडों में इसको किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पाहुड़ दोहा के रचयिता का नाम क्या है? तो पाहुड़ दोहा के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम सिंह। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के अंतर्गत मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजयश। तो हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं? तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। तो हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अबुल हसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। काहे को ब्याही परदेस सुन बाबुल मोरे, पंक्ति जो ब्रज भाषा की है, इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगचर्या अक्षरा द्विकोपदेश रचनाएं किसकी मानी जाती है? तो योगचर्या और अक्षरा द्विकोपदेश रचनाएं किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डोंभिपा। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मेरुतुंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्राकृत पेंगलम के लेखक का नाम क्या है? तो प्राकृत पेंगलम के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लक्ष्मीधर। बुद्धि रासो के लेखक का नाम क्या है? तो बुद्धि रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं जलहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि रास के लेखक का नाम क्या है? तो बुद्धि रास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी बुद्धि रास के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयपाल रासो के लेखक का नाम क्या है? तो विजयपाल रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नल सिंह। हम्मीर रासो के रचयिता का नाम क्या है? हम्मीर रासो। तो इसके लेखक हैं शारंगधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों के बारे में कहा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अमीर खुसरो का जीवन काल क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अमीर खुसरो का जीवन काल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1255 से 1324। तो 1255 से 1324 जो है ये अमीर खुसरो का जीवन काल माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामिनी क्रय सनाने हेरतिनिहि हृदय हनय पंचवाने, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो कामिनी क्रय सनाने हेरतिनिहि हृदय हनय पंचवाने, तो इस पंक्ति के लेखक हैं विद्यापति। आदिकाल के कवि जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से चर्चित थे, उनका नाम क्या है? तो आदिकाल के कवि जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से चर्चित या प्रचलित थे, तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। किस रासो काव्य को रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता है? तो किस रासो काव्य को रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयपाल रासो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में प्रकाशन करवाया। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि किसने तासी के ग्रंथ का अनुवाद 1952 में कराया था? तो वो हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और किस नाम से करवाया था? तो वो था हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में किया था। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो वो थे डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। कब किया था? तो 1957 में किया था। और किस नाम से किया था? तो ये किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। तो यहाँ से तीन प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का पहला भाग हिंदी साहित्य की पीठिका के रूप में राजबली पांडेय ने संपादित किया और 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य नाम से डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने संपादित किया था। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत जिसके दो भाग हैं, इसके लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का अतीत जिसके दो भाग हैं, इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का विकास के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी भाषा का विकास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य 20वीं
शताब्दी के लेखक का नाम क्या है। अत्यंत ही प्रसिद्ध ये रचना है। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य विमर्श, इसके लेखक का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता कौमुदी के लेखक का नाम क्या है। तो कविता कौमुदी के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, इस कथन के लेखक का नाम क्या है। अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार ये कथन पूछा गया है, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जहाँ पर ये शब्द आता है चित्तवृत्ति, तो आप समझ जाइए कि इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सर्वेक्षण के रचयिता का नाम क्या है। तो भाषा सर्वेक्षण के रचयिता का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 68। उपदेश रसायन रास के रचयिता का नाम क्या है। तो उपदेश रसायन रास के रचयिता का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जिनदत्त सूरी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वीरगाथा महाकाव्य। तो ये जो है वीरगाथा महाकाव्य के अंतर्गत आता है पृथ्वीराज रासो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विधेयवादी पद्धति। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भृंग भृंगी संवाद। राठौरारी खयात के रचयिता का नाम क्या है। तो राठौरारी खयात के रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दयाल दास। नाथों में रसायनी कौन थे। ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, टीजीटी पीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो नाथों में रसायनी कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागार्जुन। कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रहस्य से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है।
और ये पंक्ति जो है किसके लिए कही गई है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों के गीत गोविंद के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है। तो फिर से पढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पद्यों को भी। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफिर बोध, पंचअग्नि, दया बोध, अष्टचक्र और रसराहा ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो काफिर बोध, पंचअग्नि, दया बोध, अष्टचक्र व रसराहा ग्रंथ किसका माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोरखनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कयामास वध किस रचना का खंड माना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कयामास वध किस रचना का खंड माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज रासो। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता का नाम क्या है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दामोदर शर्मा। मनहु कला ससिभान कला 1600 बनिए प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। कई बार ये पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मनहु कला ससिभान कला 1600 बनिए। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक हैं चंद बरदाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउलवेल श्रृंगार परख चंपू काव्य के रचयिता का नाम क्या है। तो राउलवेल श्रृंगार परख चंपू काव्य के रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रोड़ा कवि। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि कौन माना जाता है। तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि कौन माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। स्वयं को अभिमान मेरु कौन कहा करते थे। तो स्वयं को अभिमान मेरु कौन कहा करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्पदंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल किसने कहा है। तो आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बांग्ला भाषा में प्रकाशित किसने करवाया था। तो बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बांग्ला भाषा में किसने प्रकाशित कराया था, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरान उस सादेन ये रचना किसकी मानी जाती है। तो किरान उस सादेन रचना के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना मानी जाती है। ये प्रश्न भी नेट में कई बार पूछा गया है। तो पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। रिठ्ठेमणि चरियु के रचयिता का नाम क्या है। तो रिठ्ठेमणि चरियु के रचयिता का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। कीर्तिलता की भाषा क्या मानी जाती है। तो कीर्तिलता की भाषा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अबहट्ठ। तो कीर्तिलता की भाषा को अबहट्ठ माना गया है।
भू परिक्रमा के रचयिता का नाम क्या है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो भू परिक्रमा के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मधुकर कवि। याश्रय काव्य की रचना किसने की है? तो याश्रय काव्य की रचना किसने की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका हेमचंद्र। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्राकृत काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्राकृत काव्य लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सोमप्रभ सूरी। गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया है? तो गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पतंजलि। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिया गया है हठ योग, तो ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। तो सूर्य और चंद्र मतलब सुबह से लेकर रात तक जो योग की पद्धति होती है उसको हठ योग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ माना जाता है? तो रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्धों का। जिमि लोण बिलिजई पाणी एही तिमि धरणी लई चित्त, ये कथन किसका माना जाता है? तो जिमि लोण बिलिजई पाणी एही तिमि धरणी लई चित्त, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कण्हपा। गंगा जमुना माझे बहई रे नाई है, ये पंक्ति किसकी है? तो गंगा जमुना माझे बहई रे नाई है, तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक हैं डोम्भिपा। का तरुवर पंच विडाल, ये पंक्ति किसकी है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो का तरुवर पंच बिडाल, तो ये पंक्ति है लुइपा की। सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था। तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरहपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? तो अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का, ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का, तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशी नाम माला किसकी रचना मानी जाती है? तो देशी नाम माला रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रबली पांडेय ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रबली पांडेय ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रासक से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने
रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजयश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रसायन। पृथ्वीराज रासों की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन रहा है? तो पृथ्वीराज रासों की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऐतिहासिकता। कनकंड चरियु के रचयिता का नाम क्या है? तो कनकंड चरियु के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कनकामर मुनि। प्राकृत प्रकाश के रचयिता का नाम क्या है? तो प्राकृत प्रकाश के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वररुचि। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार का नाम क्या है? तो ढोला मारूरा दोहा के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुशल लाभ। सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बीसल देव रासो। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धीरेन्द्र वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो इस पंक्ति के लेखक हैं जगनिक। आदिकाल को बीज वपन काल ये नाम किसने दिया था? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आदिकाल के कई और नामकरण हुए हैं, जैसे वीर गाथा काल, बीज वपन काल, वीर काल, संधि काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। वैसे ही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बीज वपन काल ये नाम आदिकाल को किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण आदिकाल के प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। परंतु अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमने कई मैराथन क्लासेस किए हैं जिसमें हमने 1000, 2000 प्रश्न उत्तर की चर्चा की है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर के भी कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द इत्यादि, तो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।